मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ पर लेकर आ जाएगी। शायद बचपन से ही मेरी किस्मत खराब निकली। तभी जवान होने के बाद भी मुझे सिर्फ ठोकरें ही मिली। मैं एक मामूली सा लड़का था। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। मेरी उम्र 14 साल थी जब मैंने अपना घर छोड़ दिया था। मैंने अपना घर इस वजह से छोड़ा था क्योंकि उस घर में मुझे इंसान नहीं समझा जाता था, बल्कि मेरे साथ जानवरों के जैसा सलूक किया जाता था। बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने माता पिता का प्यार नहीं पाया था। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरे 3 भाई थे, जबकि मेरे पिताजी के छोटे भाई यानी मेरे चाचा, उनके पास कोई औलाद नहीं थी। मेरे माता पिता ने मुझे मेरे चाचा चाची के हवाले कर दिया और वह लोग दूसरे शहर चले गए। मेरे चाचा चाची ने मुझे अपनी औलाद बनाकर पाला, लेकिन जब मैं 5 साल का हुआ तो एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसको सुनकर चाचा चाची के पैर ज़मीन पर नहीं थे। उनके घर अपनी सगी औलाद आने वाली थी। तभी से ही उन्होंने मुझे प्यार करना कम कर दिया और जब उनकी अपनी औलाद हो गई तो उन्होंने मुझे घर में रखे किसी कबाड़ के सामान की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म किया करती थी। अपनी औलाद हो जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ गलत रवैया पेश करना शुरू कर दिया था। उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं रहता था। उन्होंने मुझसे छोटी उम्र से ही घर के सारे काम करवाए। हालांकि मैं लड़का था, लेकिन तब भी वह मुझसे नौकरों की तरह इस्तेमाल करती थी। मैं उस घर में नौकरों की तरह रहता था। जब मैं 14 साल का हुआ तो मैं इन सब बातों से तंग आ चुका था और अब चाहता था कि ये घर छोड़कर मैं कहीं दूर चला जाऊं। चाचा चाची भी यही चाहते थे कि अब ये किसी तरह से अपने सगे माँ बाप के पास चला जाए, लेकिन मेरे सगे माँ बाप वो तो मुझे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरे चाचा को लगता था कि अगर मैंने इसको पाल पोस कर जवान कर दिया तो बड़ा होने के बाद ये भी मेरी जायदाद में मुझसे हिस्सा मांगेगा, क्योंकि अब सारी दौलत मेरी अपनी औलाद की ही होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने भी मुझ पर रहम नहीं खाया और वह भी चाहते थे कि मैं इस घर से निकलकर कहीं दूर चला जाऊं। अब उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसीलिए एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए मैं दूसरे बच्चों को स्कूल पढ़ते जाता हुआ देखता था तो मेरा दिल भी चाहता था कि काश मैं भी स्कूल जाऊं और पढ़ लिख कर कामयाब बनूं। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे चाचा भी चाची के कहने में आकर मुझ पर हाथ उठा दिया करते थे। उस घर में मेरे साथ बहुत जुल्म होते थे। वहाँ पर मेरे साथ नौकरों के जैसा सुलूक किया जाता था। एक दिन मैं खाली हाथ उस घर को छोड़कर स्टेशन की तरफ चला गया और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगा। फिर कब मैं ट्रेन में सफ़र करने लगा मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब टीटी ने मुझसे टिकट मांगा तो मैं उसे क्या देता। जब टिकट खरीदा होता तब तो देता। मैं तो बस ऐसे ही ट्रेन में बैठ गया था। पता नहीं मेरी मंजिल क्या थी और मैं कहाँ जा रहा था। मैं अपने पास बैठे हुए आदमी के कंधे पर अपना सर छुपाने लगा। उस आदमी की उम्र लगभग 55 साल से ज़्यादा थी। अपने पैरों में छुपा हुआ देखकर वह मुझसे पूछने लगा, अरे लड़के, कहाँ जा रहा है और कहाँ छुप रहा है। तभी मैंने उस आदमी को अपनी सारी कहानी सुना दी। मेरी कहानी सुनने के बाद वह आदमी मुझ पर तरस खाने लगा। वो मेरी परवाह करते हुए मुझसे कहने लगा कि तुम्हें अपने घर से इस तरह से नहीं निकलना चाहिए था। चलो, मैं इस टीटी से बात करता हूँ और तुम्हें अपने घर के पास का ही टिकट कटवा के देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि साहब, मैं आपके घर जाकर क्या करूँगा। तो वह आदमी मुझसे बोला, तो फिर तुम कहाँ जाओगे। वह आदमी मेरी तरफ बड़ी बेचैनी से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी बहुत फिक्र है। मैंने उनकी तरफ देखकर खामोश हो गया। तभी वह मुझसे कहने लगे, तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। वैसे भी काम करने के लिए मुझे एक लड़के की ज़रूरत है। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे पास कोई बेटा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा ईमानदार इंसान मुझे मिल जाए जिसे मैं अपने साथ रख सकूँ और वह मेरी बेटियों की भी रक्षा कर सके और मेरे भी काम में हाथ बटा सके। मेरी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान है। कमाने वाला मैं अकेला हूँ,
इसलिए मुझे बहुत परेशानी होती है। मेरी पत्नी भी नहीं है, मुझे अपनी बेटियों का भी ध्यान रखना होता है और अपने काम पर भी ध्यान देना होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरी बेटियों के भी काम आ सके और मेरे भी। वैसे भी तुम अभी बच्चे हो और छोटे हो, तुम्हें मेरी दोनों बेटियाँ अपना भाई समझकर प्यार देंगी। इसी वजह से मेरे घर में काम भी थोड़ा ज़्यादा है। मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटियों को अनपढ़ नहीं देखना चाहता। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चलकर रह सकते हो। मेरे घर पर रहकर भी तुम घर का काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे घर में खाना पीना, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। तुम मेरे घर में छोटे मोटे काम कर देना। मेरी बेटियां फालतू घर से बाहर नहीं निकलती। मैं भी अपनी दुकान में ही रहता हूँ। इसी वजह से मेरी बेटियों को कोई चीज़ अगर बाहर से मंगानी होती है तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए तुम उनके ये काम भी कर देना। अगर तुम सारे काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे दूंगा। जो खुद खाऊंगा वही तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ था। मैं अपने घर में सुबह शाम नौकरों की तरह काम ही करता रहता था और जलील भी होता रहता था। मैंने सोचा क्यों ना मैं इन साहब की सेवा करूं, तो ये मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, जिससे कि मेरी आगे की ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर जाएगी। और जब मैं जवान हो जाऊंगा तो उसकी बेटियां शादी करके अपने ससुराल को चली जाएंगी। उसके बाद तो सिर्फ मैं ही बचूंगा, तो शायद ये आदमी अपना सब कुछ मेरे नाम ही कर दे। मैं अपने दिमाग में कई सारी बातें सोचने लगा था। जब इस आदमी की दोनों बेटियां शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी तो शायद ये मुझे अपना बेटा बना ले। वह आदमी बहुत ज़्यादा अमीर था। इसी वजह से मैं लालच में आ गया कि मैं इसी के घर जाकर रहूँगा, और वह आदमी मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। शाम के 5 बज रहे थे जब हम लोग घर के अंदर एंटर हुए। जैसे ही हम घर के अंदर गए, मैंने देखा कि उस आदमी की दोनों जवान और खूबसूरत लड़कियां उसके इर्द गिर्द खड़ी हुई थीं। पापा पापा करती हुई वह उसकी जेबों की तलाशी ले रही थीं। मैं उन दोनों को देख रहा था। दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थीं और वह भी मुझसे बड़ी हैरानी से देख रही थीं। उनमें से एक लड़की अपने पापा से कहने लगी, पापा ये अपने साथ आप किसको लेकर आए हो? बेटा नहीं हुआ तो क्या बाहर से लड़का ला कर घर में रख दोगे? तभी उन साहब ने जवाब दिया कि मैं इस लड़के को तुम लोगों की मदद के लिए लेकर आया हूँ। तुम लोगों की पढ़ाई में कोई परेशानी ना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उस आदमी की बातों में अपनी बेटियों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। उस दिन के बाद से मैं वहाँ पर काम करने लगा। साहब ने मुझे रहने के लिए छोटा सा रूम दिया हुआ था। मैं उसी रूम में रहता था और वहीं पर सोता था। बड़ी बेटी की उम्र 24 साल थी। वह हमेशा मेरे साथ बातें करती रहती थी। उसका नाम नंदिनी था। नंदिनी बेबी कहती थी कि मुझे पढ़ाई करने का शौक़ नहीं है, हमारे पापा हमें ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान होता था। मुझे तो लड़का होकर भी पढ़ाया नहीं गया था। उन्हें लड़कियों का पिता उन्हें लड़की होने के बावजूद पढ़ा लिखा रहा था, मगर ये लड़कियां पढ़ने के काबिल ही नहीं थीं। ये हर वक्त बस मोबाइल या टीवी में ही ध्यान लगाए रहती थीं या फिर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती रहती थीं। मुझे वहाँ पर काम करते हुए 2 साल हो गए थे और अब मेरी उम्र 16 साल हो गई थी। एक रात जब मैं अपने रूम में सो रहा था, तभी मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की हल्की सी दस्तक महसूस हुई। मैंने आंखें मलते हुए जब उठा तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान हो गया था। मेरे सामने नंदिनी बेबी खड़ी हुई थी। रात के इस टाइम इतना तैयार होकर पता नहीं वह कहाँ जा रही थी। मैंने उन्हें बड़ी अजीब नज़रों से देखा, लेकिन फिर उनकी बातचीत और चाल ढाल से ऐसा लग रहा था कि वह कहीं जा नहीं रही हैं, बल्कि मेरे कमरे में ही आ रही हैं। मैंने उन्हें रोककर पूछा, नंदिनी बेबी आप रात को इस टाइम मेरे कमरे में क्यों आ रही हैं? तो इस पर वो मुझसे कहने लगी, मुझे तुम्हारे कमरे में एक काम है, इसीलिए तुम इस कमरे से चले जाओ।
इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा झट से खोला और मेरे कमरे में दाखिल हो गईं। मजबूरी में मुझे अपने कमरे से निकलना पड़ा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने उनसे धीरे से पूछा तो वह मुझसे कहने लगी, इस बात की फ़िक्र मत करो, नीचे हॉल में मैंने सोफ़े पर तुम्हारे लिए ब्लैंकेट रखा हुआ है, तुम जाओ और वह ओढ़कर सो जाना। मैं सुबह के 5 बजे तुम्हें जगा दूंगी, फिर तुम वापस अपने कमरे में आकर सो जाना। मैं कौन सा तुम्हारे कमरे में चोरी करने आई हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैं अपनी आंखें मलता हुआ हॉल में आकर बैठ गया। मैंने देखा कि सोफे पर वाकई एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। उन्होंने पहले ही मेरे सोने का बंदोबस्त कर दिया था। मैं तो वैसे भी दुबला पतला सा था। आराम से सोफे पर आ गया और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गया। मुझे ठंड भी महसूस नहीं हो रही थी। तब मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आँख खुली तो सुबह के 5 नहीं बल्कि सुबह के 8 बज रहे थे। आँख खोलकर मैंने जब सामने देखा तो मेरे सामने साहब खड़े हुए थे। वह मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू अपने कमरे में ही रहा कर, और ये लड़कियों वाला घर है बेटा। माना कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारी आदतें इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटियों को कोई भी तकलीफ़ हो। जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, और हाँ, आइंदा शाम होने के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। सारे काम शाम होने से पहले ही निपटा दिया करो। साहब की बात सुनकर मैं घबरा गया था। नंदिनी बेबी वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। सुबह का काम शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, मगर जैसे ही मैं कमरे में आया मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक अजीब ही हाल था। मेरे कमरे में खाने पीने की चीज़ों के खाली रैपर पड़े हुए थे। लगता था कि मेरे कमरे में कोई पार्टी की गई है। मगर फिर मेरी नज़र नीचे कांच की चूड़ियों पर पड़ी तो मैं हैरान हो गया था। नंदिनी बेबी यहाँ खाने पीने आई थीं या फिर कुछ और? इतनी ज़्यादा सजावट मेरे कमरे में करने की क्या ज़रूरत थी? मैं हैरान होकर इधर उधर देख रहा था कि मुझे दूसरे कमरे से एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें सुनकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया तो मैंने देखा कि यह आवाज़ तो नंदिनी बेबी के कमरे से आ रही थी। उनके दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं उनके कमरे में गया तो चिल्लाने की आवाज़ें आना बंद हो गईं। साहब, जो पहले अपनी बेटी पर चिल्ला रहे थे और उनकी बेटी उन पर चिल्ला रही थी, वह दोनों ही एकदम से खामोश हो गए और साहब मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो नहीं, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? साहब कुछ गुस्से में लग रहे थे और मुझे खूंखार नज़रों से देख रहे थे। मजबूरन मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही दोबारा से चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। नंदिनी बेबी चिल्ला रही थी, पापा मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो। चिल्लाती हुई नंदिनी बेबी की आवाज़ सुनकर मुझे डर लग रहा था। न जाने ये सब कुछ क्या हो रहा था। मैं अपने दिल में सोचने लगा, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया है, ना जाने क्या हो गया है। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था क्योंकि साहब ने मुझे अब तक कोई काम नहीं दिया था। फिर साहब दुकान की चाबी लेकर दुकान पर चले गए। मैं नहीं जानता था कि आज रात को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से साहब इतना गुस्सा कर रहे थे। सारा दिन गुजर गया और रात होने में कुछ वक्त ही बाकी था तो नंदिनी बेबी मेरे कमरे में आईं। उनकी आंखें सूज गई थीं। वह मुझसे कहने लगीं, सुनो अजय, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं उठकर खड़ा हो गया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, बताइए। मेरी बात सुनकर वह बैठ गई थीं और मेरे सामने रोने लगीं। उन्होंने रोते हुए मुझे बताया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं अजय, मेरे पिता हमें इंसान नहीं जानवर समझते हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई करो और अपना नाम बनाओ। वह पहले से ही बहुत बड़े लालची इंसान हैं। वह अपनी बेटियों की कमाई खाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं और अपनी कमाई लाकर अपने पिता के हाथ पर रख दूं। लेकिन अब जबकि मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, इसीलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। शादी करना मेरा हक है। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। कल रात वह लड़का मुझसे मिलने के लिए यहाँ आया था, जिस पर वह गुस्से से लाल पीले हो गए। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जब शक हो गया और मुझे इतना पीटा, इतना मारा कि मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी जान ले लूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे?
अजय नंदिनी बेबी की बात सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मैंने सोचा कि इनके पिता इतने अच्छे हैं और लड़कियों को अपने पिता की कोई अहमियत ही नहीं। रात हुई तो नंदिनी बेबी ने गलत कदम उठाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन ही रात को वह मुझसे कहने लगी कि बस तुम ऐसा करना, चोर चोर का शोर मचा देना। जिस टाइम मैं घर से निकलने की कोशिश करूंगी तो तुम गमला उठाकर सामने मारना और कहना कि तुमने एक चोर को देखा था। बाद की बाद में देखी जाएगी। नंदिनी बेबी ने मुझसे ये वादा इसीलिए लिया था कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो अपने पिता से कहकर वो मुझे ही पिटवा देंगी। और वैसे भी मुझे कोई बड़ा काम तो नहीं करना था, बस मुझे एक गमला ही तो उठाकर सामने मारना था। मैंने यही किया, मगर बदकिस्मती से जब मैंने गमला उठाकर सामने दीवार में मारा तो सामने से साहब आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि नंदिनी बेबी अपने ही पिता की दुश्मन बनी थी। मैंने जैसे ही वह गमला मारा तो साहब के सर पर लगा और साहब ज़मीन पर गिर गए। वह बुरी तरह से तड़पने लगे तो मुझे बहुत पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। नंदिनी बेबी उधर मौके पर ही खड़ी रह गई थी। अपने पिता को तड़पता हुआ देखकर वह अपनी जगह से नहीं हिली। बस फिर क्या था, साहब की जान चली गई और तभी तुरंत ही पुलिस भी आ गई और तहकीकात शुरू की तो पुलिस के सामने सारा राज खुल गया था। फिर मुझे भी जेल जाना पड़ा। साहब की छोटी बेटी को यही लगा कि इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और मैंने जेल में सज़ा काटी। लेकिन मेरे साथ साथ नंदिनी बेबी को भी जेल हो गई, क्योंकि वह भी वहाँ पर मौके पर ही मौजूद खड़ी हुई थी और उन्होंने अपने पिता को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। मजबूरन मैंने सज़ा पाई, जबकि मेरा कोई जुर्म नहीं था। मैं तो साहब के घर पर नौकरी करता था। मेरा मकसद साहब की बेटियों को बहकाना नहीं था और ना ही साहब की जान लेना था। लेकिन जब इंसान पर इल्ज़ाम लग जाता है तो फिर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसके बाद जब मैं जेल में गया तो वहाँ पर मुझे नंदिनी बेबी के साथ उनके ही सेल में रखा गया था। जेल में इंटरव्यू करने के लिए एक लड़का आया। वह लड़का वहाँ के पुलिस ऑफिसर का जानने वाला था, इसलिए वह नए नए केस की तलाश में रहता था। हर दिन वह पुलिस ऑफिसर से यही कहता था कि इस लड़के को लड़की के साथ एक ही सेल में क्यों रखा गया है। ना जाने वह लड़का मुझे देख देख कर इतना हैरान क्यों होता था। उस रिपोर्टर का नाम अमन था। वह यही सोचता था कि ये लड़का औरतों के सेल में क्या कर रहा है। जेल में औरतों और मर्दों को अलग अलग रखा जाता है, मगर यहाँ पर तो कुछ अजीब ही नज़ारा था। एक 16 साल का लड़का 26 साल की जवान खूबसूरत लड़की के साथ एक ही सेल में बंद किया गया था। ये बात सच में हैरान करने वाली थी, जिसे देखकर वह रिपोर्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता था। एक दिन उसने जेलर से पूछा कि आखिर ये क्या मामला है, औरतों की जेल में इस लड़के का क्या काम है और इसके साथ जवान लड़की को क्यों बैठाया गया है, जबकि इस लड़के की उम्र तो 16 साल है। इस लड़के को तो मर्दों की जेल में होना चाहिए या फिर बच्चों की जेल में। उस रिपोर्टर की बात सुनकर जेलर ने उससे कहा कि इनको ऐसी सज़ा होनी थी, इसी वजह से इस लड़की को इस लड़के के साथ बंद कर दिया गया है। मगर आपको इस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको डीआईजी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस आदमी ने इन्हें जेल में बंद करवाया है वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। उस लड़के के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी, एक पुलिस वाले ने ऐसा क्यों किया कि आखिर इन दोनों लड़का लड़की को एक साथ बंद कर दिया। जेलर ने कहा कि मुझे इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। रिपोर्टर ने डीआईजी से परमिशन लेने के बाद मुझसे बात करने की कोशिश की। जेलर ने उसे मेरे पास भेज दिया और उसने कहा, मेरा नाम अमन है, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ और तुम्हें देखता हूँ कि आखिर ना जाने तुम्हें इन लोगों ने एक जवान लड़की के साथ क्यों बंद कर दिया है। ये लोग तुम्हें किसी और सेल में भी तो रख सकते थे। नंदिनी बेबी ने तो डर की वजह से अपना चेहरा ही छुपा लिया था। उन्हें लगा कि कहीं ये रिपोर्टर उन्हें देख ना ले। रिपोर्टर ने नंदिनी बेबी की तरफ बड़ी हैरानगी से देखा। मैंने भी दिल में सोचा कि अगर इतनी ही शर्म आ रही है रिपोर्टर को अपना चेहरा दिखाने में, तो फिर ऐसा घिनौना पाप क्यों किया था।
लेकिन अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं था। जो हुआ उसकी सज़ा तो भुगतनी ही पड़ रही थी। रिपोर्टर ने मेरा नाम पूछा। मैंने रिपोर्टर से कहा कि तुम क्या करोगे मेरा नाम जानकर? क्या मेरी सज़ा कम करवा सकते हो? तभी उस रिपोर्टर ने मुझे जवाब दिया कि मैं तुम्हारी सज़ा तो कम करवाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने रिपोर्टर से कहा ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा। मुझे गुस्सा आने लगा था। नंदिनी बेबी तो अपना चेहरा छुपाए हुए घूम कर बैठ गई थी। वह भी रिपोर्टर से कोई बात नहीं कर रही थी। उस रिपोर्टर को अब हमारे केस में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। उसने कहा कि मैंने ठान लिया है कि अगर मुझे इंटरव्यू करना है तो तुम दोनों का ही करना है, वरना मुझे कोई और केस छोड़ना पड़ेगा। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट का केस मैंने आज तक नहीं देखा। ये कहकर वह रिपोर्टर हमारे सेल से चला गया और उसने जेलर से फिर हमारी फाइल देखने की कोशिश की। जेलर ने पहले तो मनमानी की, लेकिन फिर उस रिपोर्टर ने उन्हें कुछ पैसों का लालच दिया। न जाने ये रिपोर्टर हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया था। पैसों के लालच में आकर जेलर ने हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्टर को दे दी। जब उसने हमारी फाइल पढ़ी तो वह हैरत में आ गया था, क्योंकि हमारे खिलाफ रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि नंदिनी बेबी की बहन ने ही लिखवाई थी। रिपोर्टर ने जेलर से पूछा कि आखिर इन दोनों ने क्या किया था। जेलर ने उनको सारी बात बता दी, लेकिन वह फिर भी एक बार मेरे मुंह से सब कुछ सुनना चाहते थे। जेलर ने रिपोर्टर को बताया कि उस लड़की की बहन की गवाही पर ही इनका जुर्म साबित हुआ था। वो चाहती है कि इन्हें सख्त सजा हो। हालांकि उसे दुख होता है कि उसकी सगी बहन ने ही उसके पिता के साथ ऐसा किया। वो बहुत रोती भी है। रिपोर्टर ने जेलर से कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुमने मुझे जिस पुलिस वाले के बारे में बताया था वह पुलिस वाला उन्हें यहाँ पर बंद करके रखता है। क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो कि वह कौन है और उनका क्या लगता है? इस बात पर जेलर खामोश हो गया। रिपोर्टर को लगा कि जेलर को भी इस बारे में नहीं पता होगा। उसके बाद रिपोर्टर ने चौकीदार से हमारे बारे में जानने की कोशिश की। चौकीदार का काम चौकीदारी करने से ज़्यादा थाने के अंदर के मामलात की खबर रखना था। रिपोर्टर बहुत ही ज़्यादा चालाक लग रहा था, तभी हमारे बारे में सबसे जानने की कोशिश कर रहा था। चौकीदार की काफ़ी उम्र हो गई थी। रिपोर्टर ने सोचा इसे ज़रूर इस बारे में कुछ न कुछ तो पता होगा। उसने सोचा कि जो भी बात होगी चौकीदार उसको ज़रूर बता देगा। जब रिपोर्टर ने चौकीदार से इस बारे में सवाल किया तो चौकीदार ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगा, आपको क्या लगता है ये लड़का इस लड़की का पति है? रिपोर्टर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़की की उम्र कम है जबकि लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा है। चौकीदार ने कहा कि मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर सकता है, शायद इस लड़की ने इस लड़के से शादी कर ली हो। वह चौकीदार रिपोर्टर के साथ मजाक कर रहा था। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये इस लड़की का पति होगा। इस लड़के की उम्र 16 साल है। मेरा मतलब कि इस बेचारे में इतनी जान ही नहीं है। देखो तो इसका शरीर कितना दुबला पतला और कमज़ोर सा है। तुम्हें कहीं से भी लगता है कि ये मुजरिम होगा? खैर छोड़ो, रहने दो। चौकीदार ने रिपोर्टर को ज़्यादा बात नहीं बताई। उसने रिपोर्टर से कहा कि मैं तुम्हें इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि इन दोनों को इस जेल में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका ही कोई अपना रिश्तेदार है जो कि पुलिस वाला है, और उस पुलिस वाले की बात को यहाँ पर कोई भी नहीं टाल सकता। इसी वजह से उसका ये ऑर्डर है कि इन दोनों को एक साथ रखा जाए, और इसीलिए हमने इन दोनों को यहाँ पर एक साथ एक ही सेल में रखा हुआ है। और अगर तुम्हें अब बाकी की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो तुम इस लड़के से ही ले लो। ये लड़का बहुत चालाक है, इसकी आंखें आगे पीछे घूमती रहती हैं। ये इस केस के बारे में सब कुछ जानता है। तुम मुझसे इस केस का इंटरव्यू लेने के लिए थोड़े से पैसे दे दो और यहाँ से इसे बाहर लेकर चले जाओ। वहाँ जाकर इसका इंटरव्यू ले लेना। इस तरह से तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन उस रिपोर्टर ने ऐसा ही किया। रिपोर्टर को लगा कि अगर जेल में रहते हुए वो मुझसे कुछ उगलवा नहीं पाया तो सब मेहनत बेकार। रिपोर्टर को तो इंटरेस्टेड स्टोरी चाहिए थी।
उसे लगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली मिसाल ना हो जाए, इसलिए उसने सोचा कि मेरे पास इसके अलावा अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बाकी लोग यहाँ तो बात करने को तैयार ही नहीं थे, और जो बात करते भी थे तो उनकी कहानी खास इंटरेस्टेड नहीं होती थी। खैर, उसने ठान लिया कि वह मुझसे ही बात करेगा, और वह मेरा इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो गया। फिर दोबारा रिपोर्टर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि अब तुम मुझे सही से इंटरव्यू देना और अपनी पूरी कहानी बताना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जेल से छुटकारा दिलवा दूंगा। रिपोर्टर की बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या तुम सच में मुझे जेल से निकलवा सकते हो? रिपोर्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। देखो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वकील हैं, और वकीलों के लिए किसी को भी जेल से बाहर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दोगे तो ऐसा मुमकिन हो जाएगा। मैंने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया और कहने लगा, फिलहाल तो मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं यहाँ पर जेल में बैठकर तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता जो मेरे दिल में है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें यहाँ उनके सामने बैठकर सब कुछ बताऊं। मैं शर्मिंदा होना नहीं चाहता। ये मेरी बड़ी हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी ये बात सुनकर रिपोर्टर हैरान हो गया था, और मेरे बाहर जाने पर नंदिनी बेबी को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। रिपोर्टर तो मेरे बारे में जानने के लिए बहुत बेकरार हो रहा था। आखिर उसे ये खबर मीडिया में फैलाने के बाद अपने आप को मशहूर जो करना था, वह अपनी कमाई का जरिया देख रहा था, और मैं चाहता था कि मैं किसी भी तरह से इस जेल से बाहर निकल जाऊं। नंदिनी बेबी तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। ये बात रिपोर्टर भी देख रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक लड़के की मौजूदगी में ये कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, जबकि मेरी और उनकी उम्र में काफ़ी अंतर था। रिपोर्टर ने चौकीदार को कुछ पैसे दिए और जैसे तैसे मुझे जेल से बाहर निकलवा कर लेकर आ गया। रिपोर्टर ने चौकीदार से कहा कि वह मुझे 24 घंटे के लिए बाहर लेकर जा रहा है। 24 घंटे के बाद वह खुद वहाँ मुझे जेल में छोड़ जाएगा। जमानत के तौर पर रिपोर्टर ने अपने सारे आईडी कार्ड चौकीदार के हवाले कर दिए थे। आखिर रिपोर्टर को मुझे ले जाने की परमिशन मिल गई थी। इसी तरह से चौकीदार की जेब भी भर गई और रिपोर्टर का भी काम हो गया था। बाहर आने के बाद माहौल खुशगवार हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की हवा मुझे छूकर गुजर रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आखिर मैं पूरे 8 महीने के बाद बाहर का माहौल देख रहा था। बहुत ही दिनों के बाद ठंडी हवा खाने को मिली थी। मैंने रिपोर्टर से कहा, तुम मेरे लिए कोई फरिश्ता बनकर आए हो। फिर रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है। मैंने कहा, मैं 17 साल का होने वाला हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था तो मैं 14 साल का था। रिपोर्टर ने कहा, अच्छा, तुम बहुत कम उम्र के लगते हो। मैंने रिपोर्टर से कहा, हाँ, मैं इसीलिए और भी ज़्यादा कम उम्र का लगता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता तो काफ़ी हेल्दी होता, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी भी और कहीं भी सुकून नहीं मिल पाया। ना जाने मेरी किस्मत कहाँ जाकर रुकेगी। मेरे नसीब में तो सिर्फ जुल्म ही जुल्म लिखे हुए हैं। ये बात सुनकर रिपोर्टर खामोश हो गया और कुछ देर के बाद कहने लगा, अच्छा, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तुम मुझे कहाँ जाकर ये कहानी बताना पसंद करोगे? मैंने रिपोर्टर से कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगा। यहाँ तो मेरी ज़ुबान ही नहीं खुलेगी। इतना कहकर मैं उसे एक वीरान रास्ते की तरफ ले गया। फिर मैंने ज़मीन में मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। अब रिपोर्टर मुझे देखकर हैरान हो गया था और वह मुझसे कहने लगा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो चुपचाप खड़े रहो और मैं जो कर रहा हूँ वह मुझे करने दो। इतना कहकर मैंने दोबारा से मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया और वह रिपोर्टर मुझे गौर से देख रहा था। काफ़ी टाइम तक मिट्टी खोदने के बाद मुझे उस मिट्टी के अंदर हाथ डालने पर एक चाबी मिली जिसकी आवाज़ छन छन करके निकल रही थी। रिपोर्टर ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा तो मेरे हाथ में चाबी का गुच्छा लहरा रहा था। तभी रिपोर्टर ने मुझसे सवाल किया, आखिर ये क्या है? मैंने कहा, ये चाबियों का गुच्छा है और ये मेरे साहब के घर की चाबियां हैं।
मैंने अपने साहब के साथ कभी बेवफाई नहीं की। मैं तुम्हें अपने साथ अपने मालिक के घर लेकर चलता हूँ। वहीं बैठकर हम आपस में बातें करेंगे। वहाँ पर मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाऊंगा और साथ साथ कहानी भी सुना दूंगा। तुम्हें तो पता है कि मेरी कहानी काफ़ी लंबी भी हो सकती है। ये कहानी सुनते हुए तुम्हें बहुत कुछ लिखना भी पड़ जाए। रिपोर्टर ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ साहब के घर तक चलने लगा। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लगता कि तुम बच्चे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम कोई 40 साल के समझदार इंसान हो। मैंने रिपोर्टर से कहा कि साहब, मेरी परेशानियों ने मुझे बच्चा नहीं बल्कि 40 साल का समझदार इंसान ही बना दिया है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने हमेशा मुझे बड़ों वाले काम करने पर मजबूर कर दिए। मैंने कभी भी बच्चों वाला सुख नहीं पाया। मैं भी चाहता था कि अपनी ज़िंदगी में खेल कूद करूं, लेकिन ना जाने क्यों मेरे हालातों ने मेरा साथ कभी नहीं दिया। रिपोर्टर ने फिर मुझसे कहा, तुमने अपने साहब के घर की चाबियां यहाँ क्यों छुपाई थीं? पहले तो मैंने एक ठंडी सांस भरी और फिर कहने लगा, नंदिनी बेबी ने मुझसे कहा था कि चाबी यहीं पर दबा देना। अगर कभी हम जेल से निकले तो अपने घर आने के लिए हमें किसी से चाबी मांगनी नहीं पड़ेगी, हम यहीं से निकाल लेंगे। रिपोर्टर को इस बात पर बहुत हैरत हुई थी। तो रिपोर्टर ने मुझसे कहा कि जेल जाने से पहले लोग ऐसी बातें तो नहीं सोचते, मगर हैरत की बात तो ये थी कि तुम दोनों जेल में बहुत आराम से रह रहे थे। तुम दोनों को वहाँ से निकलने की कोई चाहत ही नहीं थी। मैंने रिपोर्टर की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और हम साहब के घर तक पहुँच चुके थे। मैंने चाबियों के गुच्छे से चाबी निकाली और घर का दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी मेरी नज़र दरवाजे पर गई, जिसका ताला खुला हुआ था। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये दरवाजे का ताला खुला कैसे है, क्योंकि मुझे तो यही पता था कि साहब की छोटी बेटी अपनी बुआ के घर चली गई है और अब वह वहीं पर रहकर अपनी आगे की पढ़ाई कर रही है और इस घर में अब कोई नहीं रहता। मैं हैरानी से रिपोर्टर की तरफ देखने लगा और रिपोर्टर भी मुझे नज़रें फाड़े देख रहा था। वह मुझसे कहने लगा कि यहाँ पर तो दरवाज़ा खुला हुआ है, फिर तुमने बेकार ही इतनी मेहनत करके ज़मीन से इन चाबियों को क्यों निकाला? मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि अब मुझे किसी बड़ी गड़बड़ का अंदेशा लग रहा था। मैंने बहुत धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे अंदर चोरी चिपके जाते हुए देखकर वह रिपोर्टर भी समझ गया कि ज़रूर कोई बात है, इसीलिए वह भी दबे पांव मेरे पीछे ही चलने लगा। अभी हम दोनों कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी हमें अंदर के एक कमरे से एक लड़की के ज़ोर ज़ोर से हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आने रही थीं। वह आवाज़ मुझे जानी पहचानी लगी। वह आवाज़ मेरे साहब की छोटी बेटी की थी। मैंने उनकी बेटी के साथ एक लड़के को भी बैठे हुए देखा और वह दोनों बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वह इतना खुश क्यों हो रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने उन्हें जैसे ही वहाँ देखा, मैं बुरी तरह से डर गया। मुझे लगा कि अगर मेरे यहाँ पर आने की भनक साहब की छोटी बेटी को लग गई तो फिर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं जैसे ही रिपोर्टर का हाथ पकड़कर धीरे से वहाँ से जाने लगा, तभी मैंने कुछ ऐसा सुना जिसकी वजह से मेरे कदम ठिठक गए। छोटी बेबी के साथ में जो लड़का था वह दरअसल उनका प्रेमी था। वह लोग अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कहने लगे कि वे लोग कितने बड़े बेवकूफ़ थे, जिन्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम उनके साथ कितनी बड़ी चाल चल रहे हैं। छोटी बेबी कहने लगी कि नंदिनी दीदी तो बिल्कुल ही पागल निकली। उसको तो अब तक यही लग रहा था कि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, जबकि उसे नहीं पता था कि तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करते हो। तभी वह लड़का कहने लगा कि लेकिन सपना, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी यार। तुमने तो एक तीर से दो निशाने कर लिए। अगर तुमने मुझे ये आइडिया नहीं दिया होता कि मैं नंदिनी के साथ प्यार का झूठा नाटक करता रहूं और फिर उसे इस कदर अपनी बातों में फंसा लूं कि वह अपने पिता से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक चली जाए, तो आज हम दोनों इस पूरी जायदाद के अकेले मालिक किसी भी कीमत पर नहीं बन पाते। इस पर सपना बेबी कहने लगी, मानते हो ना कि मैं कितना शातिर दिमाग रखती हूँ। मुझे जब ये पता चला कि नंदिनी दीदी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तब तो मुझे बहुत गुस्सा आया था,
लेकिन फिर मैंने अपने गुस्से को शांत किया और ठंडे दिमाग से सोचा। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं खुद से पापा के सामने तुम्हारा और मेरे रिश्ते की बात करूंगी तो वह इस जन्म में तो कभी नहीं मानने वाले। इसीलिए सबसे बड़ा कांटा हम दोनों के बीच में तो हमारे पापा ही थे, और जो दूसरा हमारे बीच में कांटा था वह थी नंदिनी दीदी। मुझे हमेशा से इस बात का डर रहता था कि मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को ज़्यादा चाहते हैं तो कहीं वह उन्हें सारी जायदाद ना दे दें। इसीलिए मैंने फिर ये प्लान बनाया कि तुम उन्हें इस बात का यकीन दिला दो कि तुम उनसे जल्द से जल्द शादी करना चाहते हो। और इसीलिए उस रात जब तुम दीदी से मिलने आए तो मैंने जानबूझकर पापा के सामने तुम दोनों की सारी सच्चाई खोल दी, ताकि पापा नंदिनी दीदी को इतना मारे कि वह उनसे इस हद तक नाराज़ हो जाएं कि उनकी जान लेने पर भी आमदा हो जाएं। और फिर ठीक वैसा ही हुआ। मेरे कहने पर तुमने दीदी के दिमाग में ये आइडिया डाला और दीदी ने उस नौकर अजय को भी इस काम में शामिल कर लिया। मैंने भी दीदी का साथ दिया और उनके सामने ये दिखावा किया कि मैं उनकी और तुम्हारी शादी हो जाने पर बहुत खुश हो जाऊंगी। वह मुझे अपनी इस साजिश में अपना भागीदार समझ रही थी, जबकि उन्हें नहीं पता था कि मैं तो खुद ही उन्हें और अजय को फंसा रही हूँ। अजय वह तो एक नंबर का बेवकूफ़ था। दीदी ने उससे जैसा कहा उसने ठीक वैसा ही किया और इधर मैंने अपनी चाल चल दी। मैंने सही मौके पर पापा को उसके सामने भेज दिया और बस फिर वही हुआ जो हम चाहते थे। इधर दीदी को लगा था कि मैं पुलिस में गवाही देकर अजय को सज़ा दिलवा दूंगी, लेकिन मैंने अब अपने असली इरादे सामने रखते हुए उन दोनों को ही गुनहगार साबित कर दिया। और देखो आज हमारे रास्ते के सबसे बड़े दोनों कांटे अपने आप ही निकल गए हैं और ये पूरी जायदाद भी अब मेरी मुट्ठी में है। मैंने जैसे ही पूरी सच्चाई सुनी कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा और अन्याय हुआ है, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुरंत ही बाहर की तरफ भाग आया। मुझे अपने साहब के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था, जिनकी दोनों बेटियां इतनी नालायक औलादें साबित हुई थीं। वह हमेशा से सिर्फ यही चाहते रहे कि उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, लेकिन उनकी बेटियों ने उनकी ना सिर्फ मेहनत पर पानी फेरा बल्कि उनकी जान भी ले ली। और एक मैं बदनसीब हूँ जिसे ऐसा कोई अपना नहीं मिला जो मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने के लिए एक छोटा सा सहारा तक दे देता। सच्चाई जानकर मैं बुरी तरह से टूट चुका था और फूट फूट कर रो रहा था। मैं रिपोर्टर के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि अब तो तुमने सब कुछ सुन लिया है, वह भी सुन लिया है जो मुझे भी नहीं पता था। अब मैं इससे ज़्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए अब तुम मुझे वापस जेल छोड़ आओ, क्योंकि अब मैं अच्छे से जान गया हूँ कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी अब जेल में ही बितानी है। मेरी इस बात पर रिपोर्टर ने कहा कि किसने कहा कि तुम पूरी ज़िंदगी जेल में बिताओगे। मैंने उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा तो उसने मुझे अपने कैमरे में एक वीडियो चालू करके दिखाया जिसमें सपना बेबी अपने प्रेमी के साथ जो कुछ भी बोल रही थी वह सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। इसके बाद वह रिपोर्टर मुझे वापस जेल तो लेकर गया, लेकिन 4 दिन के बाद ही वह एक वकील को लेकर आया और फिर 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर से मेरी जज साहब के सामने पेशी हुई और उस वीडियो को सबके सामने वहां पर चलाया गया। और हकीकत जानकर वहां कोर्ट में मौजूद हर किसी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। नंदिनी बेबी भी अपना सर पीट रही थी कि उन्होंने अपनी बहन की बातों में आकर इतना बड़ा गुनाह कर दिया और अपने इतने महान पिता की जान ले ली। इस सब के बाद सपना और उसके प्रेमी को इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए सख्त सज़ा सुना दी गई और इधर नंदिनी की सज़ा में कुछ रियायत कर दी गई और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि मेरा इस सब में कोई भी हाथ नहीं था। मुझे तो खुद बलि का बकरा बनाया गया था, जो उस वीडियो से पूरी तरह से साबित हो गया था। इसके बाद जब मैं बाइज्जत बरी होकर कोर्ट से बाहर निकला तो मुझे सामने जैसे ही वह रिपोर्टर खड़ा नजर आया, मैंने दौड़कर उसके पैर पकड़ लिए। उसने मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा कि तुम्हारा मुझ पर ज़िंदगी भर ये बहुत बड़ा एहसान रहेगा, क्योंकि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आते तो मैं आज भी जेल में सड़ रहा होता और मुझ पर ये दाग हमेशा लगा रहता। रिपोर्टर ने मुझे बधाई दी
उसके बाद वह मुझे अपने घर लेकर गया। फिर उसने मुझसे ये सवाल किया कि लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि तुम दोनों को एक साथ जेल में बंद करके किसने रखवाया था। मैंने रिपोर्टर को बताया कि वह मेरे साहब के एक भतीजे हैं जो पुलिस में बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने मुझे और नंदिनी बेबी को एक जेल में इसीलिए रखा था ताकि हम दोनों मुजरिम एक दूसरे को देख देख कर हमेशा खून के आंसू पीते रहें, बस और कुछ नहीं। इसके बाद उस रिपोर्टर ने मेरी पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद की। मैं ठीक ठाक पढ़ाई करके एक होटल में नौकरी कर ली और आज मैं अपने बीवी बच्चों के साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। और आज मेरे पास भी ऐसा कोई है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।